अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और राजस्थान की ये जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही है और जो राजस्थान जिला दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण और रापचिक जो क्लास है वो राजस्थान के दौसा जिले की हमारी चल रही है। और आज दौसा जिले का तीसरा और अंतिम पार्ट होगा। मानी दौसा जिले के हमने 3 पार्टों के रूप में इसका अध्ययन किया है। पहले पार्ट, दूसरा पार्ट और आज होगा दौसा जिले का तीसरा और अंतिम पार्ट। और तीसरा और अंतिम पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं बेटा, मेरी इस राजस्थान की इस जिला दर्शन क्लास से मैं रोज आपको एक ही बात बोलता हूं, चाहे आप राजस्थान की कोई भी एग्जाम देना, मेरे इन जिला दर्शनों से बाहर एक भी क्वेश्चन करंट को छोड़कर, और ये मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग और एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बिना कोई देरी किए और कल पढ़ लिया उससे आगे तक हम चलते हैं। और सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को वही अपनी शुरुआत अपने गोविंद देव जी से और भगवान गणपति के आशीर्वाद से अपने राजस्थान के दौसा जिला दर्शन के पार्ट 3 और अंतिम पार्ट हम शुरुआत करते हैं। और जिसमें कल हमने अध्ययन कर लिया था भंडारेज तक। भंडारेज की बावड़ी है, लवाण का हमने अध्ययन किया, जो लवाण तुंगा के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। जिस तुंगा के युद्ध में हारकर महादजी सिंधिया ने जो है कसम खाई कि मैं जब तक जयपुर को मिट्टी में यदि जीवित रहा तो मैं जयपुर को धूल में मिला दूंगा। लवाण दरियों के लिए प्रसिद्ध है। एक पढ़ा था बेटा आलूदा, आलूदा गांव खाद्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उससे आगे का दौसा जिला का जो तीसरा और अंतिम पार्ट है उसका अध्ययन हम करेंगे। अब है हमारा आज की शुरुआत होगी बेटा मेहंदीपुर बालाजी से, संकट मोचक वीर हनुमान से, मेरे इष्ट और प्रिय देव जिनकी कृपा मेरे पर हमेशा बनी रहती है। और मैं मेहंदीपुर बालाजी से आराधना करूंगा कि वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों की भी मनोकामना है वो पूरी करे। और इसके साथ ऋतु मीणा का भी हार्दिक स्वागत है। और एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर जरूर करें। और जैसन मैं तो स्टडी छोड़ रही हूं, नहीं बेटा स्टडी छोड़नी नहीं है, आ जाओ आप जयपुर आओ, आपको स्टडी करवाएंगे। अब देखते हैं बेटा मेहंदीपुर बालाजी का ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिर है। बेटा राजस्थान में यह हनुमान जी का सबसे चमत्कारिक मंदिर है जो दौसा और दौसा और जिले की सीमा पर। तो देखो आधा मेहंदीपुर दौसा जिले में और दौसा जिले की कौन सी तहसील में बेटा, सिकराय में। और आधा मेहंदीपुर बालाजी करौली जिले की टोडा भीम तहसील में है। ये बेटा करौली जिला भी सवाईमाधोपुर से टूटकर बना है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, राजस्थान का कौन सा मंदिर है जो 2 जिलों की सीमा पर या आधा आधा बंटा हुआ है। तो दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कितने जिलों में फैला हुआ बेटा, 2 जिलों में। एक करौली जिले की कौन सी तहसील में, टोडा भीम में, और दौसा जिले की कौन सी तहसील में, सिकराई तहसील में मेहंदीपुर बालाजी का चमत्कारिक मंदिर फैला हुआ है। अब इस मंदिर के चमत्कार देखते हैं कि क्या है। देखो मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी प्रेतराज तथा कोतवाल कप्तान के नाम से पूजे जाने वाले भैरव तीनों देवों की प्रधानता है। मानी यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, शॉर्ट क्लासेज का भी बिल्कुल सही है। और सिकराय में शाकंभरी माता का भी मंदिर है, सही है बेटा। और जसन बिल्कुल ऑफलाइन आ जाओ बेटा, आपका जयपुर में स्वागत है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रेतराज किसको कहते हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी को प्रेतराज के नाम से भी जाना जाता है, मेहंदीपुर बालाजी को कोतवाल कप्तान के नाम से भी जाना जाता है, और मेहंदीपुर बालाजी को भैरव के नाम से भी पूजा जाता है। और जो राजस्थान में हनुमान जी का सबसे चमत्कारिक मंदिर है। और यह मंदिर बेटा भूत प्रेत से पीड़ित नर और नारियों के लिए वरदान माना जाता है। ठीक है। अब देखो मेहंदीपुर में हनुमान जी की प्रतिमा किसी आकृति से युक्त नहीं है, बल्कि पर्वत का ही एक अंग है और कनक बुद्राकर शरीर है। मानी इनका शरीर कैसा है, कनक बुद्राकर है। और ये कोई यहां मेहंदीपुर बालाजी में
कोई अलग से प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित नहीं की गई है। उस पर्वत की चट्टान के एक भाग को प्रेतराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो, मूर्ति के बाईं ओर निरंतर एक जल धारा बहती है। मानी जो मेहंदीपुर बालाजी का चमत्कारिक मंदिर है, उसके बाईं ओर हमेशा एक जलधारा बहती रहती है। और आपको साइड की स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा होगा, यह है बेटा मेहंदीपुर बालाजी का चमत्कारिक मंदिर, जो राजस्थान के 2 जिलों में फैला है। अब देखो, मेहंदीपुर बालाजी भूत प्रेत से ग्रसित नर और नारियों के लिए वरदान माना जाता है। यही क्वेश्चन बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि राजस्थान का कौन सा मंदिर है जो भूत प्रेत से पीड़ित नर नारियां, मानी महिला और पुरुष दोनों के लिए वरदान माना जाता है। झालावाड़ से राजेंद्र नागर बेटा, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सुनीता बांगड़वा का भी हार्दिक स्वागत है। तो सभी, प्रीति सेन का भी स्वागत है बेटा। एक बार अपनी क्लास को जरूर लाइक करें और शेयर करें। अब देखो बेटा, मेहंदीपुर बालाजी के प्रसाद को अर्जी कहते हैं। ये बेटा और भी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे क्वेश्चन बनेगा, कौन से मंदिर के प्रसाद को अर्जी कहा जाता है, तो दौसा जिले के सिकराय तहसील में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के प्रसाद को क्या कहा जाता है, अर्जी कहा जाता है। अर्जी वैसे तो बेटा आपको पता ही है, प्रार्थना पत्र को कहते हैं। राजस्थान पुलिस देव, बिल्कुल बेटा आपका भी स्वागत है और क्लास को एक बार जरूर शेयर करें। आगे है, मेहंदीपुर बालाजी को घाट वाला बालाजी भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना बेटा। मैं दोबारा आपको यदि बताऊं तो देखो, मेहंदीपुर बालाजी के क्या क्या नाम है। घाट वाला बालाजी मेहंदीपुर बालाजी को कहते हैं। कोतवाल स्वामी मेहंदीपुर बालाजी को कहते हैं। भूत प्रेत से पीड़ित नर व नारियों के लिए वरदान मेहंदीपुर बालाजी को कहते हैं। और मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे अर्जी कहते हैं। एक और बेटा इसका मैं चमत्कार बताऊं कि ये जो पागल हो जाते हैं, भूत प्रेत जिस भी आदमी में या महिला में आ जाता है और वो पागल जैसी हो जाती है, उसे पहनने का, वेशभूषा का, खाने का कोई होश या ज्ञान नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें एक कुंड ऐसा है, ऐसा कहते हैं कि उस कुंड में यदि महिला उल्टी भी लटक जाती है तो उसकी लज्जा भंग नहीं होती है। मानी महिला जो पेटीकोट पहने हुए होती है और वो महिला यदि इस मंदिर के कुंड में उल्टी भी लटक जाती है तो उसका जो पेटीकोट है वो कहीं पर भी नहीं जाता है, कहीं पर भी नहीं हिलता, वो नीचे की ओर नहीं आता है। मानी इतना तगड़ा चमत्कार है कि उस महिला की लज्जा भंग हनुमान जो देवता है वो नहीं होने देते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए बेटा इसे घाट का बालाजी चमत्कारिक मंदिर, भूत प्रेत नर नारियों से ग्रसित इसको कहते हैं। और वैसे बेटा बालाजी के बहुत सारे मंदिर हैं। मैं आपको बता दूं, बालाजी का मेला, चाहे बेटा सामोद वाले बालाजी का मेला हो, चोरों के सालासर हनुमान का मेला हो, दौसा के मेहंदीपुर बालाजी का मेला हो, हनुमान जी का जो मेला होता है वो बेटा चैत्र पूर्णिमा को लगता है। वैसे तो बेटा हर मंगलवार हनुमान जी का ही होता है, परंतु हनुमान जी के जो भी मंदिर हैं, रीवा मीणा, बिल्कुल बेटा जो भी है क्लासेस होती रहती हैं, चलेंगी। तो आप ध्यान रखो, चैत्र पूर्णिमा को क्या लगता है, हनुमान जी का मेला लगता है। और महादेव कह रहे हैं सर जी मैंने ये चमत्कार मैंने भी देखा है। बिल्कुल बेटा, चमत्कार मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है। मैं खुद मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके आया हुआ हूं। तो मैं मेरे विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा कि एक बार जरूर आप ये जो मैंने चीजें बताई है, दुर्लभ जो चीजें बताई है, इनका जरूर भ्रमण करके और प्रत्यक्ष इनको जरूर आप देख कर आए। अब ये था, आगे चलते हैं बेटा। आगे है दौसा का गेटेलाव। दूसरा, जैसे लवाण के बाद में मेहंदीपुर बालाजी, उससे पहले पड़ा आबानेरी की चांद बावड़ी, दौसा का दुर्ग, उसके बाद में है बेटा गेटेलाव नामक स्थल कहां है, दौसा में। कई बार तो बेटा सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, गेटेलाव नामक ऐतिहासिक स्थल कहां है। एलटी लोकेश बघेल, आपका भी बेटा हार्दिक स्वागत है और क्लास को बेटा शेयर करते रहे और अपने सुझाव जरूर देते रहे। तो देखो दौसा के गेटेलाव के बारे में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
या क्या सकते हैं। एक चित्र दिख रहा होगा एक महापुरुष का आपको, जिसके सामने बहुत सारे भगत बैठे हुए हैं। तो बेटा ये जो चित्र है, ये जो चित्र है, ये राजस्थान के एक महान संत का है। राजस्थान पुलिस सर हर दिन क्लास लिया करो हर बच्चे के लिए, बिल्कुल बेटा, हर दिन 4 बजे अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका प्रिय गुरु सुरेंद्र महला रोज आपके लिए रापची क्लास लेकर आता है। तो बेटा ये जो महापुरुष दिख रहे हैं, ये महापुरुष है संत दादू दयाल के शिष्य संत सुंदर दास। ये महापुरुष कौन है? संत दादू दयाल के शिष्य संत सुंदर दास जी हैं, जिनका संबंध किससे है बेटा? दौसा के गेटेलाव से है। तो देखते हैं बेटा, दौसा नगर से 3 किलोमीटर दूरी पर प्राकृतिक गठा बिखेरता या प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त गेटेलाव नामक स्थल है। गेटेलाव में संत दादू दयाल ने संत श्री सुंदरदास, संत श्री लाखा जी और संत श्री नरहरि जी को शिष्य बनाकर दीक्षा प्रदान की थी। यह बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि दादूपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? दादू दयाल। जिन दादू दयाल को राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। दादू दयाल को बेटा राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर। और संत दादू दयाल कहां पर पधारे थे? गेटेलाव। कब पधारे बेटा? यह भी मैं आपको बता देता हूं कि संत दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में जाकर अकबर से भेंट की थी। संत दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में जाकर किससे भेंट की? और अकबर से भेंट की। और जयपुर लौटते समय उनकी मुलाकात गेटेलाव नामक स्थान पर, गेटेलाव नामक स्थान पर, और किससे हुई थी? गेटेलाव नामक स्थान पर उनकी जो मुलाकात है वो हुई थी बेटा संत सुंदरदास से, संत लाखा जी से और संत नरहरि जी से। इन तीनों को शिक्षा कहां दी गई? गेटेलाव में दी गई। मीनाक्षी सोलंकी और संत रजब जी, बिल्कुल बेटा रही है। संत रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, जो सांगानेर के थे। संत रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। और संत दादू दयाल के कितने शिष्य हैं? 52 शिष्य, जिनको बेटा 52 स्तंभ कहते हैं। और उस 52 स्तंभ में प्रमुख शिष्य कौन है? संत सुंदरदास जी हैं। तो ये बेटा 52 शिष्यों में संत सुंदरदास, संत लाखा जी और संत नरिहर जी को तो दीक्षा दौसा के गेटेलाव में दी गई। आज बेटा दौसा जिला कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 3 है। और आपको कंप्लीट से नहीं बेटा और भी जानकारियां, जैसे साथ में नया क्वेश्चन क्या आया? राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल को। दादू दयाल के 52 शिष्यों में प्रधान शिष्य कौन है? संत सुंदरदास जी, जिनका समाधि स्थल गेटेलाव में है। आगे बेटा गेटेलाव में संत दादू दयाल का मंदिर व संत सुंदरदास का स्मारक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? संत दादू दयाल जी का मंदिर कहां स्थित है? संत दादू दयाल जी का मंदिर गेटेलाव में है। और संत दादू दयाल जी के शिष्य प्रधान शिष्य हैं। और संत दादू दयाल जी के शिष्य का स्मारक कहां है? गेटेलाव में। और संत सुंदरदास जी दौसा के ही गेटेलाव के ही रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो गेटेलाव बेटा किसके लिए प्रसिद्ध है? संत सुंदरदास जी के लिए प्रसिद्ध है। अगले आप पढ़ते हैं बेटा संत सुंदरदास जी के बारे में, जो दौसा जिले के गेटेलाव के थे और संत दादू दयाल जी के और राजस्थान के कबीर के प्रमुख शिष्य थे। अब देखो बेटा, दादू के प्रमुख शिष्य संत सुंदरदास का जन्म दौसा जिले में चैत्र शुक्ल नवमी को और 1596 को हुआ था। संत सुंदरदास के पिता का नाम परमानंद और माता का नाम नमी सती था। ध्यान रखना बेटा, ये इसमें एक सुंदरदास भी। अब देखो बेटा जिला दर्शन में फायदा क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखो ये आप कहां पढ़ते, यही टॉपिक आपको पढ़ाया जाता। टॉपिक वाइज यदि आप पढ़ते तो राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में
और वहां पर भी बेटा आपको इतने डीपली से नहीं पढ़ाया जाता। और ये मैं आपसे दावा कर रहा हूं, आप मार्केट की कोई भी गाइड उठा के देख लेना, उसमें संत सुंदरदास जी की 4 लाइनें लिखी हुई हैं, परंतु ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मुश्किल से कोई एक आधी किताब में मिल जाए बोल से, या जो किसी मेरे जैसे अच्छे महापुरुष राइटर ने लिखी हो, जो बच्चों का भविष्य चाहता हो, यदि उसने तो लिखा हो तो बिल्कुल हो, बाकी का ये नहीं मिलेगा कि इनके माता पिता का नाम। कई बार बेटा जैसे इस बार पुलिस में पूछ लिया जयसिंह के पिता का क्या नाम था, तो बेटा ये सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है। ये तो सभी पढ़ते हैं, मानी जो हर चीज होती है वो तो सब पढ़ते हैं, परंतु मैंने आपको नई चीज क्या बताई, परमानंद पिता का नाम है, माता का नाम नमी सती है, और 52 शिष्यों में प्रधान है, दौसा के हैं, और राजस्थान पुलिस नागौर से हो। बेटा क्या आप मेरे पास पढ़े हुए हो? शायद मेरे को ऐसे लग रहा कि आप मेरे पुराने विद्यार्थी हो जो नागौर पुलिस में सेलेक्टेड हो, तो एक बार कमेंट जरूर करें। आगे बेटा, दादू के दौसा आगमन पर इनके पिता ने इन्हें दादू को सौंप दिया। देखो बेटा मैंने अभी क्या बताया कि संत दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में जाकर अकबर से भेंट की, और फतेहपुर सीकरी से जयपुर आने का रास्ता दौसा से होकर है। तो जब फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करके और संत दादू दयाल लौट रहे थे, रात्रि विश्राम दौसा के गेटेलाव में किया, तो वहां पर गेटेलाव में परमानंद संत दादू दयाल से बहुत ही अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं, और इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि परमानंद जी ने अपने जिगर के टुकड़े सुंदरदास जी को दादू दयाल को सौंप दिया, और सौंप कर कहा कि महाराज आप मेरे बेटे को भी अपना जैसा बना दिए। तो राजस्थान के कबीर संत दादू दयाल ने क्या कहा, यही कहा कि मैं इसको मेरे से 21 बनाऊंगा। तो बेटा आज राजस्थान में दादू दयाल से ज्यादा सुंदरदास का नाम लिया जाता है। ठीक है, अब देखो संत सुंदरदास ने दादू पंथ के दार्शनिक सिद्धांतों को साहित्यिक रचनाओं में पदबद्ध किया। मानी तो यहां पर इसका क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, महादेव कह रहे हैं रिवाली गांव में चतुर्भुजी का मेला लगता है। बिल्कुल, महादेव अनुसैनी दौसा के हैं, और दौसा के अनुसैनी क्या कह रहे हैं, रिवाली गांव में चतुर्भुजी का मेला लगता है। बिल्कुल बेटा, और प्यारे विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो संत सुंदरदास जी ने क्या किया, संत सुंदरदास जी आजीवन दादू दयाल जी के साथ रहे, और दादू दयाल जी की शिक्षाओं को साहित्य के रूप में मानी इन्होंने दादू दयाल जी की शिक्षाओं को लिखा। किस भाषा में लिखा बेटा, ढूंढाड़ी भाषा में लिखा। तो आपसे यहां एक क्वेश्चन बनेगा, ढूंढाड़ी भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, संत दादू दयाल का और उनके 52 शिष्यों का ढूंढाड़ी भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान है। और बचपन में ही इनको क्या किया जाता है, बचपन में ही इनको दादू दयाल जी को सौंप दिया जाता है, दादू दयाल जी इनका लालन पालन करते हैं। और सतन ने कहा कि सीकरी से काम आवात जावत, फैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। बिल्कुल बेटा, ये क्या है, निर्गुण भक्ति संत थे। और संत दादू जी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो आगे देखो बेटा, संत सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सुंदर विलास। तो क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, सुंदर विलास नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, सुंदर विलास नामक ग्रंथ ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया सुंदरदास जी ने। आगे देखो बेटा, संत सुंदरदास ने काशी, प्रयाग, दिल्ली, फतेहपुर आदि स्थानों का भ्रमण किया, और दादूपंथी संप्रदाय के विचारों का प्रचार प्रसार किया। कि इन्होंने घूम घूम कर दादूपंथी संप्रदाय की निर्गुण भक्ति का क्या किया। नरोत्तम लाल कल कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा, उसके बाद मिलेंगे। बिल्कुल नरोत्तम लाल, आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अब देखो बेटा, संत सुंदरदास का देहासन सांगानेर में 1707 में हुआ था। दौसा के गेटेलाव में संत सुंदरदास का स्मारक है। तो बेटा संत सुंदरदास का जन्म दौसा में हुआ। संत सुंदरदास जी ने सुंदर विलास नामक ग्रंथ लिखा। घूम घूम कर संत दादू दयाल जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और संत सुंदरदास जी की मृत्यु
या देवलोक गमन जयपुर के सांगानेर में हुआ और संत दादू दयाल जी को दफनाया गया दौसा के गेटेलाव में और वहीं पर संत दादू दयाल जी का स्मारक बना हुआ है। जहां पर संत दादू दयाल सुंदरदास जी का स्मारक है वहां पर संत दादू दयाल का मंदिर है। अब मैं बेटा आपको थोड़ी जानकारी दे दूं दादूपंथी संप्रदाय की। दादू जी के समाधि स्थल को तो बेटा दादू खोल कहते हैं। दादू जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? दादू खोल कहते हैं। बिल्कुल महादेव, वो भी आएगा। और दादू जी के सत्संग स्थल को कहते हैं अलख दरीबा। दादू जी के सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलख दरीबा। और दादू जी ने बेटा जीवित समाधि ली थी। एक और इनकी विशेषताएं बता दूं बेटा, दादूपंथी संप्रदाय के लोग मरते हैं, मरने के बाद उनके शव को जंगल में पशुओं के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये इनकी मान्यता है कि मरने के बाद भी अपना शरीर किसी का पेट भरे, इससे भला क्या हो सकता है। तो ये दादूपंथी संप्रदाय के लोग इस प्रकार का अंतिम संस्कार करते हैं। और दादूपंथी संप्रदाय का प्रमुख स्थल है नारायणा। और दादूपंथी संप्रदाय का प्रमुख स्थल नारायणा कहां बेटा? जयपुर में स्थित है। तो एक बार मैं पुनः बता दूं, संत सुंदरदास का संबंध कहां से है? दौसा के गेटेलाव से। संत दादू दयाल को राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। संत दादू दयाल का समाधि स्थल गेटेलाव में, मर्तू सांगानेर में। संत दादू दयाल के 52 शिष्यों में प्रधान शिष्य संत सुंदरदास हैं। संत सुंदरदास ने और दादू दयाल ने अपने अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे? ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? दादूपंथी संप्रदाय के 52 साधुओं का है। दादूपंथी संप्रदाय के सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलख दरीबा। और दादू जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? दादू खोल कहते हैं। और दादू जी के 52 शिष्यों में रजब जी आजीवन किस वेश में रहे? दूल्हे के वेश में, जिन्होंने रजबवाणी नामक ग्रंथ लिखा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें बेटा? जयपुर जिला दर्शन में, जो मैंने बता भी दिया। सर रेट की क्लास कब से ले रहे हो? लेवल 2 की। नरोत्तम लाल जल्दी शुरू करने जा रहे हैं रेट की। अब बेटा आपके रेट में ये सिलेबस में है ना, क्वेश्चन तो देखो नरोत्तम बेटा ध्यान दो, आपके क्वेश्चन तो 33 जिलों में से आएंगे। उन 33 जिलों की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर आएगी। और मैं पूरे जिले ही रटवा दूंगा बेटा, आपको बार बार रिपीट करवा के, नई नई चीजें बता के, रापचिक चीजें बता के। तो मैं ये वादा करता हूं बेटा, अपने जिला दर्शन यदि मेरे से पूरे पढ़ लिए, आपको आरएस तक का कंपटीशन फाइट करने से भी कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी तीनों चीजें जिला दर्शन में कंप्लीट करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज भी आपके चलेगी और टॉपिक वाइज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रत्येक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा आपको मैं, हिस्ट्री के, कल्चर के, और सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। तो अब चलते हैं हमें आगे। अगला है बेटा टीकाराम पालीवाल। देखो दौसा के महापुरुषों में एक तो आए संत सुंदरदास और एक दौसा के महापुरुषों में आए बेटा टीकाराम पालीवाल। और यह क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है? आधुनिक राजस्थान का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। तो क्या क्या टीकाराम पालीवाल की उपलब्धियां हैं, कौन टीकाराम पालीवाल हैं, और ये क्यों, कौन से महापुरुष हैं या क्यों जाने जाते हैं? तो बेटा देखो देखो राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री या राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री या राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री या राजस्थान के प्रथम जनतांत्रिक मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। ठीक है बेटा, टीकाराम पालीवाल हैं। और ये टीकाराम पालीवाल की छाया चित्र आपको दिख रहा होगा। इस महापुरुष को राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। जैसे राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। तो बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैं आगे एक बार इनका विवरण देके बता देता हूं। जुड़े रहे, क्लास को शेयर करते रहे, और क्लास कैसी लग रही है जरूर आपको बताएं, सुझाव भी। तो बेटा देखो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित
लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का जन्म दौसा जिले की महुआ तहसील के मंडावर गांव में हुआ था। पूरा विवरण दे दिया बेटा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक जनतांत्रिक मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल का जन्म दौसा जिले की महुआ तहसील के मंडावर नामक गांव में हुआ था। राहुल चौधरी, रापचिक क्या होता है बेटा? तू रापचिक ही है ना। अगले देखो, और मंडावर गांव के कौन से परिवार में हुआ था बेटा? जाट परिवार में। ध्यान देना बेटा, पालीवाल ब्राह्मण भी होते हैं और पालीवाल जाट भी होते हैं। पालीवाल ब्राह्मण होते हैं जिन पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर में खड़ीन का आविष्कार किया था। मीनाक्षी भी पूछ रही है रापचिक क्या होता है? अरे मीनाक्षी बेटा, आपका प्रिय गुरु सुरेंद्र महला रापचिक ही तो है। देखो कितना तगड़ा रापचिक लग रहा है, आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा हूं मैं। तो रापचिक यही कहते हैं, है ना। वैसे बेटा पालीवाल ब्राह्मण भी होते हैं और पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर में खड़ीन का आविष्कार किया था। ठीक है, जाट परिवार में हुआ। राज्य के प्रथम आम चुनाव 1952-51 में हुए। आजाद राजस्थान में, आजाद भारत में पहली बार चुनाव कब हुए? 51-52 में। और 51-52 के चुनाव में टीकाराम पालीवाल महुआ व मलराना दो जगह से चुनाव लड़े। टीकाराम पालीवाल ने प्रथम आम चुनाव, पहली बात तो बेटा क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 51-52 में हुए। भारत में भी 51-52 में हुए। और पहले आम चुनाव में टीकाराम पालीवाल ने कितने जगह से चुनाव लड़ा? एक तो महुआ से और एक मलराना से। दो जगह से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगहों से जीत गए। दोनों ही जगह से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह से क्या हुए? जीत गए। परंतु अब सुनो बेटा, देखो जो कहते हैं ना, जिसका भाग्य साथ देता है उसका छप्पर फाड़ के देता है। तो देखो बेटा, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव हुए जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। राजस्थान में प्रथम चुनाव किसके नेतृत्व में हुए? बेटा जयनारायण व्यास के नेतृत्व में हुए। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित कौन बनते? मुख्यमंत्री। जोधपुर के शेर जयनारायण व्यास बनते। जयनारायण व्यास ने दो जगह से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह से हार गए। तो बेटा जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो जयनारायण व्यास ने अपने स्थान पर अपने परम मित्र, अपने स्थान पर अपने परम मित्र टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बना दिया। देखो संयोग देखो बेटा, जिसके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं वो भी दो जगह से चुनाव लड़ रहा है और एक साधारण सा आदमी भी दो जगह से चुनाव लड़ रहा है। एक साधारण जाट परिवार में जन्मा टीकाराम पालीवाल जी दोनों ही जगह से चुनाव जीत जाते हैं और भारत के एक बड़े वीर महापुरुष दोनों ही जगह से चुनाव हार जाते हैं। तो इस प्रकार से बेटा जो गद्दी जयनारायण व्यास को मिलने वाली थी वो गद्दी किसको मिल गई? वो गद्दी राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को मिल गई। ठीक है, हाँ तो सोच लो तुम भी रापची को। बिल्कुल बेटा। तो जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री अपने परम मित्र को बना देते हैं और ये कुछ समय के लिए निर्वाचित मुख्यमंत्री रहते हैं। बाद में इनसे इस्तीफा दिलाकर और कौन बन जाएंगे? उपचुनाव में जीतकर जयनारायण व्यास जी बन जाएंगे। जयनारायण व्यास को अक्कड़ लक्कड़ मारवाड़ का शेर और 10 नंबरी भी कहते हैं। मीनाक्षी सोलंकी बिल्कुल बेटा राइट है। मारवाड़ के शेर जयनारायण व्यास को अक्कड़ लक्कड़, है ना, और इसे सीमांकन प्रहरी भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। कहां पर पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री का जन्म हुआ, कहां से इन्होंने चुनाव लड़ा, कितनी जगह से लड़ा और दोनों जगह पर विजय हुए और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ टीकाराम पालीवाल जी को। आगे चलते हैं। 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। 31 अक्टूबर को इनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा और जयनारायण व्यास उपचुनाव में जीत जाएंगे
और वो बन जाएंगे बेटा राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। आगे देखो, टीकाराम पालीवाल को भूमि सुधारों का जनक कहा जाता है। और ये बेटा आपको ध्यान में रखना है, टीकाराम पालीवाल जी के ये चारों 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और बता दूं, फरवरी 1995 में जयपुर में टीकाराम पालीवाल जी की मृत्यु हुई थी। तो अब बेटा मैं क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो मैं बताऊं। अनुसेनी सभी गर्ल्स ब्यूटीफुल होती है लगभग, तो बेटा गर्ल्स ही ब्यूटीफुल होती है, तुम्हारा गुरुजी ब्यूटीफुल नहीं है, है ना। मतलब तुम्हें गर्ल्स को सबको ब्यूटीफुल लगती है, और ये रापची गुरुजी किसी को लगता ही नहीं है। और शॉर्ट क्लासेज कभी करिए, लड़की भी ब्यूटीफुल होती है, इसमें हमारे महिला सर बिल्कुल बेटा कोई बात नहीं, लड़की बना दे, है ना। पर तुम तो पढ़ लो, यदि तुम लड़की बनने से पढ़ते हो तो कल मैं घाघरा पहन के आ जाऊं, 400 का घाघरा ले आऊं और उसमें 900 रुपए का नाड़ा डाल के और फिर पढ़ा दूं। पर बेटा तुम पढ़ो, ठीक है। अब पढ़ो क्या, टीकाराम पालीवाल के क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल या लोकतांत्रिक जनतांत्रिक? टीकाराम पालीवाल का जन्म कहां हुआ? दौसा के महुआ तहसील में। कितनी जगह से चुनाव लड़ा? 2 जगह से। राजस्थान में पहली बार चुनाव कब हुए? 51-52 में। किसके नेतृत्व में हुए? जयनारायण व्यास। परंतु क्या घटना हुई? जयनारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, दोनों ही जगह से हार गए। एक जगह से तो जयनारायण व्यास जी को जोधपुर के अंतिम महाराजा हनुमंत सिंह ने हराया था, ठीक है। और टीकाराम पालीवाल का कार्यकाल कब से कब तक है? 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक। और 31 अक्टूबर को बेटा क्या मनाया जाता है? एकता दिवस। क्यों मनाया जाता है एकता दिवस? क्योंकि इस दिन शायद किसी महापुरुष का जन्म हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, राजस्थान में भूमि सुधारों का जनक किस मुख्यमंत्री को कहते हैं? तो राजस्थान में बेटा भूमि सुधारों का जनक टीकाराम पालीवाल जी को कहते हैं, ठीक है। हैंडसम गुरुजी, बिल्कुल बेटा हैंडसम है विजेंद्र पूनिया। हैंडसम हम नहीं, हैंडसम अपनी क्लास है, राजसिक क्लास है। तो इस बात पे आप शेयर कर दो एक बार, और लाइक किए बिना तो जाना ही नहीं है किसी को। अब चलते हैं आगे। अगला देखो बेटा बसवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, दौसा जिले का बसवा, जो बेटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक स्थल है। और बेटा देखो बसवा क्यों ऐतिहासिक स्थल है? मार्च 1527 के खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद महाराणा सांगा को दौसा जिले के बसवा में लाया गया। मानी मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ भरतपुर जिले में, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद राणा सांगा के तो राज्य ने किसने धारण कर लिए? जाला अजाने, जो गुजरात के काठियावाड़ के थे। और घायल हो गए राणा सांगा को भरतपुर से सुरक्षित निकालकर मालदेव, जो मारवाड़ के राजा हैं इस समय राजकुमार थे, वो उन्हें दौसा जिले के कहां लाते हैं? बसवा में ले आते हैं खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद। और खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय होती है, पाती पैरवन की परंपरा होती है। उसके बाद इसलिए बेटा ये प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक स्थल क्यों है? क्योंकि खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद दौसा को लाया गया। और बेटा ये जो दिख रहा ना, ये दौसा जिले के बसवा में राणा सांगा का स्मारक है, या ये दौसा जिले के बसवा में क्या है? ये राणा सांगा का चबूतरा है। जैसे पढ़ा बेटा बंजारे की छतरी कहां है? दौसा के लालसोट में है ना। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा बेटा कि राणा सांगा का जो सैनिकों का भग्नावेश, 80 गांवों वाला राजा, सिपाही का अंश, हिंदुआना सूरज जिसे कहते हैं, उसका चबूतरा दौसा के बसवा में है। ये रहा बेटा, इसके पीछे ये रहा पेड़, और इस पेड़ के नीचे इस जगह पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। घायल सांगा का इलाज किया गया। लोक मान्यता के अनुसार बसवा में ही
राणा सांगा को जहर दिया गया था कि दंत कथा के अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार, वो मैं बेटा आपको क्लियर कर दूं। खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा घायल हुए, झाला अज्जा ने राजचिन्ह धारण किए और राजपूतों की पराजय हुई। अधिकांश राजपूत लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, बचे हुए राजपूत रणभूमि को छोड़कर चले गए। तो ऐसा कहते हैं कि घायल राणा सांगा को मालदेव दौसा के बसवा तक पहुंचाया। और यहां पर क्या करते हैं बेटा, ऐसा कहते हैं कि राणा सांगा को होश आता है। जब राणा सांगा को होश आता है तो राणा सांगा पूछते हैं कि युद्ध में क्या हुआ, तो सरदार बताते हैं कि युद्ध में तो महाराज पराजय हुई। तो राणा सांगा जो अभी तक अपने शरीर पर 80 घाव लगा चुके हैं जीत जीत कर, उनको हार बर्दाश्त नहीं हुई। तो ऐसा कहते हैं बेटा, राणा सांगा ने पुनः युद्ध करने की इच्छा प्रकट की, पुनः युद्ध करने की इच्छा प्रकट की कि सेना को इकट्ठी करो, सेना को तैयार करो, मैं पुनः युद्ध करूंगा। तो बेटा ऐसा कहते हैं दंत कथा के अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार, कि राणा सांगा की बार बार की युद्ध नीति से, राणा सांगा की बार बार की युद्ध नीति से मेवाड़ के राजपूत सरदार तंग हो गए थे और इसलिए उन्होंने, ऐसा कहते हैं, राणा सांगा को जहर दे दिया और जहर देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो वह दूसरी मान्यता क्या है? एक मान्यता तो यह है कि राणा सांगा को जहर कहां दिया गया? बसवा में। दूसरी मान्यता बेटा यह है कि राणा सांगा को कहां पर जहर दिया गया? इनको कालपी नामक स्थान पर जहर दिया गया और कालपी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी, जो मध्य प्रदेश में है। तो ये कालपी क्या करने लिए गए थे? यदि पूछ लें कि राणा सांगा कालपी क्यों गए, तो बेटा राणा सांगा कालपी जा रहे हैं अपने मित्र चंदेरी के राजा मेदिनी राज से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? मेदिनी राज से मिलने के लिए ये चंदेरी जा रहे हैं और चंदेरी जाते समय इनको क्या किया जाता है? जहर दे दिया जाता है और जहर देने से 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मध्य प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। तो बेटा ध्यान देना, 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं और 30 जनवरी 1528 को मरे महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा को बेटा भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में त्रिवेणी संगम पर दफनाया गया। राणा सांगा को भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में त्रिवेणी संगम पर दफनाया गया। त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों का संगम। कौन कौन सी 3 नदियां? बनास, बेड़च और मेनाल का संगम भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में होता है। वहां पर ले जाकर राणा सांगा जी का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर राणा सांगा का क्या है? मृत्यु स्मारक बना हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा बेटा, दौसा जिले के बसवा में तो राणा सांगा का स्मारक या छतरी है और राणा सांगा का समाधि स्थल कहां है? राणा सांगा का समाधि स्थल भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में है। या राणा सांगा का चबूतरा ये रहा जो दौसा जिले के बसवा में स्थित है। और एक मान्यता के अनुसार यहां पर जहर दिया गया और दूसरी मान्यता के अनुसार रास्ते में जहर दिया और कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं आगे, और ये बहुत ही अच्छी जानकारी है बेटा। आगे देखो, सरी रामपुर का मेला दौसा के बसवा में लगता है जहां राणा सांगा का चबूतरा है। सांगा की छतरी धूप तलाई नामक स्थान पर है। ये बेटा जरूर ध्यान में रखना, एक बार एग्जाम में आई हुई है कि दौसा के, देखो ये जो है, ये जो छतरी दिख रही है स्मारक, ये कहां पर है? धूप तलाई नामक स्थान पर है। बसवा में मुस्लिम फकीर सरकार पीर का उर्स या मेला मार्च के महीने में लगता है। जैसे बेटा मैं आपको 2-3 उर्स बता दूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में, मिठे शाह का उर्स गागरोन में, और उसके बाद पीर दुल्ले शाह का उर्स पाली के सोजत में, और डूंगरपुर के गलियाकोट में पीर फकरुद्दीन का उर्स डूंगरपुर के गलियाकोट में, और शक्कर पीर बाबा का उर्स मेरे झुंझुनू के नरड़ में। शक्कर पीर बाबा का उर्स कृष्ण जन्माष्टमी को मेरे पीर बाबा
नरण में। और फकीर सरकार पीर का उर्स कहां लगता है? बसवा में लगता है। अब बेटा आगे चलते हैं। और ये थे बेटा अपने दौसा जिले के प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल। बिल्कुल मीनाक्षी कह रही है ये प्रश्न बिल्कुल बेटा है वह। अब मेरे सारे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दो बेटा, ये थे अपने दौसा जिले के पार्ट 3। तीनों पार्टों में हमने दौसा जिले के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल का सचित्र अध्ययन किया। अब दौसा जिले के बेटा स्मरणीय जो तथ्य हैं और यहां से माने पूरे दौसा जिले का निचोड़, मैं हर टॉपिक के बाद में बेटा उस टॉपिक के पढ़ाऊंगा स्मरणीय तथ्य। चाहे मैं आपको टॉपिक वाइज जीके पढ़ाऊं, चाहे मैं स्टेट वाइज पढ़ाऊं और चाहे मैं जिला वाइज आपको जीके पढ़ाऊं, हर टॉपिक के एंड में मैं उस पूरे के पूरे टॉपिक के रापचिक क्वेश्चन वन लाइनर में आपके सामने रखूंगा। तो बेटा जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं उनको पिछले वीडियो ना देखने पड़े, इसके लिए तीनों वीडियो का निचोड़ में लेकर आया हूं तीसरे और अंतिम वीडियो में, जिनका हेडिंग है दौसा जिले के स्मरणीय तथ्य। कौन कौन से दौसा जिले के स्मरणीय तथ्य, यहां से बेटा 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैं जल्दी जल्दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को दौसा जिले के स्मरणीय तथ्य बताता हूं। पहला स्मरणीय तथ्य है दौसा जिले की महुआ तहसील का बालेहड़ी गांव पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो बेटा क्वेश्चन बनेगा पीतल के बर्तन कहां बनाए जाते हैं? तो दौसा जिले की महुआ तहसील का कौन सा गांव? बालेड़ी गांव पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे नागौर जिले का बगदरी गांव क्यों प्रसिद्ध है? पंचायती राज के लिए। नागौर जिले का जखराना गांव बकरियों के लिए। वैसे ही आ सकता दौसा का बालेड़ी गांव पीतल के बर्तनों के हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला है दौसा के बारदरी गांव में बसंत पंचमी का लक्खी मेला लगता है। तो यह क्वेश्चन भी बेटा आपके एग्जाम में आ सकता है कि सर बालेहरी का विस्तार से, बेटा बालेहरी का विस्तार माने इसी में यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालेहरी का यहां पर पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। और दौसा के बारदरी गांव में बसंत पंचमी का लक्खी मेला। अब मैं बेटा आपको बताऊं लक्खी मेला क्या होती है। जिस मेले में लाखों श्रद्धालु या जिस मेले में लाखों आदमी भाग लेते हैं उस मेले को बेटा लक्खी मेला कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा बसंत पंचमी, जिस दिन बेटा विद्या की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था और बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग की मिठाई बांटी जाती है। और यह बसंत पंचमी का जो मेला है विद्या की देवी सरस्वती के जन्म पर लगता है। राहुल चौधरी तो लेना बेटा नहीं ली है। तो आगे बेटा दौसा के पावटा में डोलची की सवारी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन बनेगा डोलची की सवारी कहां निकाली जाती है? दौसा के पावटा में डोलची की सवारी निकाली जाती है। जैसे बेटा क्वेश्चन बनता है बादशाह की सवारी कहां निकाली जाती है? ब्यावर में। बादशाह की सवारी ब्यावर में। गणगौर की सवारी जयपुर में। तेज की सवारी जयपुर में। तो वैसे ही बेटा डोलची की सवारी कहां निकाली जाती है? डोलची की सवारी दौसा में निकाली जाती है। और उसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा जीके की सवारी कहां निकाली जाती है? तो जीके की रापचिक सवारी अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रोज 4 से 5 बजे तक सचित्र निकाली जाती है। अगला बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला दौसा है। मानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला दौसा है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा बेटा? धौलपुर। अब चलते हैं आगे। दौसा का नेमला रायरसेला नामक स्थान लोहे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बेटा अभी पढ़ के आए कि राजस्थान में लोहा कहां होता? नाथरा की पोल उदयपुर क्यों प्रसिद्ध है? नाथरा की पोल उदयपुर लोहे के लिए। तो लोहे के लिए नीमला रायसेला नामक स्थल जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है वो कहां का है? वो दौसा का है। अगला बेटा काल बाबा का मंदिर, जांजेश्वर महादेव का मंदिर व भोजपत्र की बनावट का कुंड
झांझी रामपुरा में स्थित है, झांझी रामपुरा में स्थित है, दौसा में। यह ध्यान में रख लेना कि भोजपत्र की बनावट का कुंड। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजस्थान के किस तालाब की आकृति, राजस्थान के किस तालाब की आकृति भोजपत्र के जैसी है, जो भोजपत्र भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं उसकी आकृति का। आगे बेटा, गोढ़ा का किला और गीजगढ़ का किला कहां है, दौसा में। और गीजगढ़ का बेटा न्याण भी प्रसिद्ध है, कोटा का भी न्याण प्रसिद्ध है और गीजगढ़ का न्याण प्रसिद्ध है। मीनाक्षी कह रही है कजली तीज बूंदी की है, बिल्कुल बेटा, कजली तीज या सातुड़ी तीज बूंदी की है, राइट है। पीपलाज माता व बिजासनी माता का मेला कहां लगता है बेटा, दौसा में। जैसे चांदबावड़ी आबानेरी में है ना, और आबानेरी की चांदबावड़ी के पास ही कौन सी माता का मंदिर है बेटा, हर्षद माता का। और उसी प्रकार पीपलाज माता का और बिजासनी माता का मेला दौसा में चैत्र पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है बेटा, पीपलाज माता का और बिजासनी माता का मेला दौसा जिले में चैत्र पूर्णिमा को लगता है। आगे, अर्धनारीश्वर मानी आधा नारी का शरीर, अर्धनारीश्वर में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन अप्रैल 1874 में बांदीकुई बांध, कालाखेड़ बांध, माधो सागर बांध और झिलमिली बांध व सेंथल बांध दौसा में स्थित है। ये बेटा अर्धनारीश्वर का अलग आएगा। तो ये जो आपको ये लाइन नहीं याद रखनी है, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है, मैं आगे बताऊंगा अर्धनारीश्वर क्या है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बांदीकुई बांध, कालाखेड़ बांध, माधो सागर बांध, झिलमिल बांध और सेथल बांध कहां स्थित है, दौसा में स्थित है। इसी के साथ बेटा ये आपको देखना, ये टोटल बांध कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। तो कौन सा बांध दौसा में नहीं है, तो मैं आपको पीपलाज माता का लालसोट बिल्कुल बेटा राइट है। अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन बता दूं बेटा, राजस्थान में सर्वाधिक छोटे बड़े बांध भीलवाड़ा जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक छोटे बड़े बांध कहां है, भीलवाड़ा जिले में। और आगे देखो बेटा, हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह है दौसा में है, हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह दौसा में है। जैसे ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, पीर दुल्ले शाह की दरगाह सोजत पाली में, मीठे शाह की दरगाह गागरोन में। ठीक है, आगे है बेटा, दौसा के बढ़ाण माता के मंदिर से बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले। जैसे बेटा जयपुर के बैराट से बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं, वैसे ही दौसा की बढ़ाण माता के मंदिर से बौद्ध स्तूपों के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। जयपुर के राजा माधो सिंह और भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के बीच 1767 में माउंडा मदन शैली का युद्ध दौसा के बंडारेज में हुआ था। यह क्वेश्चन भी बेटा, जैसे तुंगा का युद्ध कहां हुआ, तुंगा का युद्ध 1787 में दौसा के लवाण में हुआ। तुंगा का जो युद्ध है वो 1787 में दौसा के लवाण में। ठीक है, और उसी प्रकार आपको एक नया युद्ध की जानकारी मिली होगी बेटा, ये माउंडा मदन शैली का युद्ध कहां लड़ा गया, तो माउंडा मदन शैली का युद्ध दौसा के बंडारेज में लड़ा गया। और बंडारेज की बावड़ी भी दौसा में है, बंडारेज की बावड़ी भी कहां है, दौसा में है। और यह युद्ध ध्यान रखना बेटा, माउंडा मदन शैली का युद्ध कब हुआ, 1767 में। और उस समय जयपुर का राजा माधो सिंह और भरतपुर का जाट राजा जवाहर सिंह है। इस जवाहर सिंह ने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था, जिस जवाहर बुर्ज पर धौलपुर के जाट राजाओं का राज्याभिषेक होता था। आगे है बेटा, महादेव के 5 रूप कौन कौन से हैं। देखो भगवान शिव के 5 रूप, ध्यान दो बेटा, बहुत ही राचिक चीजें हैं ये। एक नीलकंठ, गुप्तेश्वर, सहजनाथ, सोमनाथ, बेजरनाथ। ये बेटा कई बार ये एग्जाम में आ जाता है, कौन सा भगवान शिव के 5 रूपों में से एक रूप नहीं है। तो भगवान शिव के 5 रूपों का मंदिर, पंच महादेव का मंदिर कहां स्थित है, दौसा में। तो बेटा क्वेश्चन आ सकता है, पंच महादेव का मंदिर कहां है,
दौसा में, मानी भगवान शिव के कितने रूप हैं? 5 रूप हैं। सर जी जिला दर्शन में कितने जिले पढ़ा दिए हैं? ममता शर्मा बेटिया एक ही जिला कंप्लीट हुआ, आज पहला ही जिला दौसा के तीसरा और अंतिम पार्ट बेटा आज कंप्लीट हुआ है, और कल नए जिले के साथ उपस्थित होंगे। यही अपना टाइम है बेटा, जुड़े रहें, क्लास को शेयर करते रहें। और मैं बार बार कहता हूं कि यह मेरा दावा है, मैं जिला दर्शन की क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन कोई भी राजस्थान कंपटीशन भर्ती एग्जाम का नहीं जाने दूंगा। आपको हर चीज में खोलकर बताऊंगा। तो बेटा भगवान शिव के 500 रूपों का पंच महादेव मंदिर दौसा में स्थित है। 500 रूप ध्यान में रखने हैं, नीलकंठ, गुप्तेश्वर, सहजनाथ, सोमनाथ और बेजरनाथ। आगे है दौसा के बांसड़ी बारोदा में सोने के नवीनतम भंडार खोजे गए। ये बेटा करंट जीके का क्वेश्चन है। क्या बनेगा? हाल ही में राजस्थान के कौन से 2 जिलों में सोने के नए भंडार खोजे गए हैं? क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? हाल ही में राजस्थान के कौन से 2 जिलों में सोने के नए भंडार खोजे गए हैं? तो बेटा एक तो दौसा के बांसड़ी बड़ौदा में, और एक सोने के नए भंडार हाल ही में खोजे गए हैं झुंझुनू के कांटली नदी भाव क्षेत्र में। और वैसे बेटा मैं आपको बता दूं, विश्व में सर्वाधिक सोना चीन में होता है, भारत में सर्वाधिक सोना कर्नाटक में होता है, और राजस्थान में सर्वाधिक सोना बांसवाड़ा में होता है। विश्व में सर्वाधिक सोना चीन में, भारत में कर्नाटक में, राजस्थान में सर्वाधिक सोना बांसवाड़ा में होता है। और करंट का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान में सोने के सर्वाधिक भंडार या नवीनतम भंडार कहां खोजे गए हैं? तो एक तो झुंझुनू के मेरे जिले के कांटली नदी के प्रवाह क्षेत्र में, और एक खोजे गए हैं दौसा के बांसड़ी बारोदा में। अगला है दौसा के हिंगवा में नाथ संप्रदाय का गुरुद्वारा स्थित है। कि दौसा जिले के हिंगवा में नाथ संप्रदाय का क्या है? गुरुद्वारा स्थित है। बिल्कुल बेटा, भारत के कर्नाटक में कोलार व हट्टी नामक सोने की खान स्थित है। भारत के कर्नाटक राज्य में मैसूर के पठार में और कावेरी नदी के तट पर कोलार और हट्टी नामक खाने हैं। मीनाक्षी कारी है चांदी मेक्सिको और कनाडा में। राइट है बेटा, राजस्थान में चांदी होती है उदयपुर के जावर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चतुर्भुज विष्णु का एकमात्र मंदिर आबानेरी में। ये बेटा 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो क्वेश्चन पंच महादेव के राजस्थान में पंच महादेव के कितने मंदिर हैं? पंच महादेव के राजस्थान में एक ही मंदिर है, वो एकमात्र मंदिर दौसा के में है। दूसरा, चतुर्व्यूह विष्णु के राजस्थान में, विष्णु के बेटा बहुत मंदिर हैं। वराह मंदिर, जितने भी वराह मंदिर हैं टोटल के टोटल विष्णु के हैं। परंतु बेटा कभी कभी आजकल कांदा नहीं आता, क्लास में आ जाएगा बेटा। कांदा, कांदा प्याज को कहते हैं, और भारत में कांदे की या प्याज की सबसे बड़ी मंडी महाराष्ट्र के नासिक में है, जहां पर शूर्पणखा का कान कटा था, जहां पर शूर्पणखा का नाक कटा था। आगे राज्य में चतुर्भुज विष्णु का एकमात्र मंदिर या देवालय कहां है? आबानेरी दौसा में, जहां पर चांद बावड़ी भी है, हर्षद माता है। आगे बेटा ये था आज का अपना जो है और बेटा ये था अपना दौसा जिला। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर आप कमेंट करके बताएं। प्यारे विद्यार्थी, मैं आपसे बार बार एक चीज बोलता हूं कि आप क्लास पूरी होने के बाद वीडियो पर अपने सुझाव नहीं छोड़ते हो। अपने सुझाव आप वीडियो पर जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्या राजस्थान जिला दर्शन की क्लास रेगुलर रखनी है या आपके अन्य कोई सुझाव हो तो जरूर क्लास पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में दे। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, उन क्वेश्चनों का जो उत्तर है वो आप मुझे साथ में देते जाएं। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बाद में अपनी क्लास का समापन करते हैं। हाँ, आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर दे बेटा।
हाँ, आपको स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर दे। बिल्कुल वीडियो पूरा होने के बाद भी जरूर बेटा उसमें कमेंट करें। और जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसका भी उत्तर दे। सर जूम कीजिए, बिल्कुल कर रहे हैं बेटा। राहुल चौधरी का उत्तर आया 1952। मोरेल बांध कब बनाया गया? और महादेव का उत्तर आया बी। और इस क्वेश्चन का उत्तर राइट है बी। और यह भी बता दो बेटा मोरेल बांध कहां है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसका भी उत्तर दे बेटा। कैसे दे? दिखे ही कौन है? दिखेगा बेटा, खुली आंखों से देख। क्वेश्चन है लालसोट के रिसाली गांव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? और जो अभी आपको लास्ट में बताया बेटा चतुर्भुजी नाथ का मंदिर, इसका राइट उत्तर है। और इन्हीं के साथ सभी विद्यार्थियों को थैंक यू क्लास में जुड़े रहने के लिए। बिल्कुल बेटा अब आगे के क्वेश्चन जूम से आएंगे, क्लास पूरी जूम से पढ़ाई। और वीडियो पूरा होने के बाद अपना जो सुझाव है और कमेंट सभी विद्यार्थी जरूर करके जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ अब आज्ञा लेता है आपका अपना प्रिय और रापची गुरु सुरेंद्र महिला। जय हिंद, जय भारत। इतना प्यार, प्रेम, सहयोग और स्नेह देने के लिए सभी विद्यार्थियों को लिखित में थैंक यू।